नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। वक्फ कानून पर सरकार और मुसलमानों के एक वर्ग के बीच इस वक्त जो रस्साकसी चल रही है उस पर हमारी एक खास पेशकश। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जलसे वक्फ कानून के खिलाफ अभी भी किए जा रहे हैं। हैदराबाद में ऐसा एक कार्यक्रम हुआ, अब दिल्ली में करने की तैयारी है, तालकटोरा स्टेडियम भरने की तैयारी है। उसके बाद रामलीला मैदान में कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा वक्फ कानून के खिलाफ, फिर उसको बंगाल ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो देश भर के अंदर कुछ संस्थान या कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर मुसलमानों को उनको ये बताया जाए कि ये कानून तुम्हारे लिए कितना खराब है, कितना बुरा है और तुम्हें इसका विरोध करना ही है। दूसरी ओर सरकार की कोशिश यह है कि कानून तो बन गया, इसको मुसलमानों के बीच वो भी ले जाना चाहते हैं। सौगाते मोदी अभी पीछे कार्यक्रम चला था, वो आपने देखा। बीजेपी का एक ऐसा आउटरीच कार्यक्रम वो और शुरू हो रहा है जिसमें मुसलमानों को वक्फ के बारे में बताना है, इस कानून की बारीकियों के बारे में बताना है। ये बीजेपी ने अपने माइनॉरिटी मोर्चा को जो है वो काम दे रखा है। अब इसमें वो कामयाब होंगे या वो मौलाना और वो ताकतें कामयाब होंगी जो मुसलमानों को ये बताना चाहती हैं कि ये बिल और ये सरकार दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। इस पर हम लोग आज बात करेंगे। आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं, जरा तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। रशीदी साहब, बहुत स्वागत आपका। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्वागत शहजाद जी आपका। हमारे साथ हैं मुमताज आलम रिजवी जी, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत रिजवी साहब। और अंसार रजा जी हमारे साथ हैं, फाउंडर गरीब नवाज फाउंडेशन से। रजा, आपका बहुत स्वागत है। कई बातें आई सामने अभी, जैसे शुरुआत में कर रहा हूं रशीदी साहब से। मोदी जी की मुलाकात बोहरा समाज के मुसलमानों से हुई थी, तो असदुद्दीन ओवैसी जी ने उस पर अपना बयान देते हुए ये कहा कि ये लोग तो वो हैं जो जेपीसी में जाकर बिल के खिलाफ बात कर रहे थे, ये तो वक्फ के अंदर रहना ही नहीं चाहते थे, जबरदस्ती इनको वक्फ कानून के अंदर मोदी जी ने शामिल कर लिया। तो उन्होंने कहा मोदी जी बरगला रहे हैं, लोगों को गुमराह मिसलीड कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने और बहुत सारी बातें देखी। ओवैसी साहब के बिहार के अध्यक्ष हैं अख्तर उल ईमान, वो कह रहे हैं ये मुतवल्लियों की वजह से जिन्होंने जमीनें बेच खाई, ये नौबत हमारे सर पर आई है कि ये कानून बन गया। ओवैसी साहब के खुद के ऊपर जायदादों पर कब्जा करने के आरोप कई लोग लगाते हैं, मैं नहीं लगा रहा, कई लोग लगाते हैं। क्या आज मुसलमान इनके साथ खड़ा है जो बताते हैं कि वक्फ का ये नया कानून तुम्हारा दुश्मन है, या इनसे कोई सवाल पूछने वाला भी मुसलमान है? देखिए, आपने पहले वक्त में तांगे और घोड़े चलते हुए देखे होंगे। घोड़े के सामने एक कंटोप लगता था। कंटोप इसलिए लगाया जाता था कि घोड़ा बिल्कुल सीधा देखे, इधर उधर ना देखे। आज इन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी ने, पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमीयत उलमा ने कंटोप लगा दिया मुसलमानों के, ताकि मुसलमान इधर उधर सोच ही ना सके, इधर उधर देख ही ना सके, वो समझ ही ना सके कि ये बिल क्या है या वक्फ क्या है, वक्फ बाय यूज़र क्या है, इसमें नुकसान क्या है, नफ़ा क्या है, उस पर उसका दिमाग जाता ही नहीं। बस वो ये कह रहा है कि साहब हमारे बड़ों ने ऐलान कर दिया बाहर निकलने का सड़कों पर, और हमें निकलना है। क्यों निकलना है ये कुछ पता नहीं है। यही असदुद्दीन ओवैसी, इनका बयान आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। इन्होंने कहा मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पर तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। जब ये ऐसे बयान देंगे तो आप क्या समझ, इसका पसे मंजर देखिए बयान का। इसका पसे मंजर वक्फ जायदादों को बचाना नहीं है, इसका पसे मंजर ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक लार्ज स्टेज पर जो है इतनी बड़ी हिंसा क्रिएट करो हिंदू मुसलमान की, ताकि इनको कहने का वक्त मिल जाए, मौका मिल जाए कि देखो मुसलमान अब हिंदुस्तान में सेफ नहीं। या बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मतलब जो बंगाल में हुआ वैसा कुछ पूरे देश में करना बिल्कुल चाहते हैं। सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये इतना बड़ा दंगा कराना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रहा हूं, ये कहना चाहते हैं कि देखो हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, अब एक पाकिस्तान और दे दो हमें। और ये जिन्ना बनना चाहिए, खुद जिन्ना बनना चाहते हैं, एक नया जिन्ना तैयार हो रहा है। ये मुसलमान को समझना चाहिए। अब आपने ये इल्जाम लगाया, यही करना चाहते हैं। सारी बात जो है विश्वास की है, आप किसी पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। आज मुसलमान, मोदी के प्राइम मिनिस्टर देश का कह रहा है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर के आया। प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों से मुलाकात में कह रहा है, और उसमें वो लोग कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, और वो ये भी कहते हैं मैं सालों से आप ही लोगों के कहे अनुसार जैसा कानून बनना चाहिए वो लेकर के आया हूं। लेकिन ओवैसी खड़े होकर के कहेंगे कि मोदी झूठे।
असद किसी ने कहा भी अमित शाह को तो झूठ बोलने का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि जो पुरानी वक्फ की चीजें हैं, संपत्तियां, उनको कोई नहीं छेड़ेगा, हमने कानून ऐसा बनाया ही नहीं है। लेकिन वो ना प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करने को तैयार, ना गृहमंत्री की बात पर यकीन करने को तैयार। ये चुनौती है आपके सामने। तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि उनको वक्फ संशोधन कानून में किसी प्रावधान से दिक्कत नहीं है, उनको मोदी और अमित शाह जी क्यों लेकर आए उससे दिक्कत है। और ये वही मंडली है, ये वही जमात है। आपको याद होगा 1.5 साल पहले सौरभ जी के इसी मंच पर हम लोग सब मिलकर डिबेट करते थे, ये सीए आएगा तो साजिद रशीदी, मुमताज, अंसार रजा जी और मेरी नागरिकता छीनने वाली है। आज 1.5 साल हो गया सीए का कानून लागू हुआ है, एक मुसलमान की नागरिकता छीनी हो तो यहां पर ये जो मंडली है इस फोटो में, वो बता दे कि किस नागरिकता छीनी। एक को की नहीं छीनी, अब उस पर नहीं बोलते। अब नया आ गया है कि वक्फ संशोधन आ गया है, मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान। मस्जिदें और कब्रिस्तान कितने हैं वक्फ प्रॉपर्टी? मैंने वामसी पोर्टल पर जाकर देखा, 5% है। और वैसे भी कोई छीनने का प्रावधान इसमें है नहीं, ये बताएंगे ये टोटल वक्फ प्रॉपर्टी में मस्जिद कब्रिस्तान 5% है। 5% है वामसी पोर्टल पर, मैं अभी चेक कर आया। मतलब 95% वो जमीनें हैं जिस पर एग्रीकल्चर चल रहा है या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। और दरअसल ये लड़ाई क्या है? देखिए, एक चीज से मैं आपत्ति करता हूं, वैसे मैं इंडिया टीवी से कभी नहीं करता। मोदी वर्सेस मुस्लिम बोर्ड है ये मोदी वर्सेस मुस्लिम बोर्ड नहीं है, ये पसमानदा मुस्लिम वर्सेस वो अशरफी मुस्लिम है जिन्होंने कब्जा करके रखा है वक्त की जमीन पर। ये गरीब, यतीम, बेवा मुसलमान वर्सेस वो लैंड ग्रैबर है जिसको अखिलेश यादव और ओवैसी समर्थन देते हैं। ये तो सामाजिक न्याय और संविधान की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको पता है वक्त की पूरी टोटल जमीन कितनी है? अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड फिगर 39 लाख एकड़, 9 लाख प्रॉपर्टीज है, 39 लाख एकड़। और इसकी इनकम जो रेवेन्यू जनरेशन होता है 166 करोड़। अब बांट लीजिए इसको तो आपको पता चलेगा 1 एकड़ पर इनकम है 444। इनकम मतलब रेवेन्यू है 444 रुपीज साल का। अगर मैं खेती भी करता हूं ना गेहूं की, 60,000 रुपए प्रति एकड़ में कमा सकता हूं। और वक्फ की अर्बन एरिया की जो जमीनें हैं उस पर रेवेन्यू है 444 रुपीज। इसका मतलब कि कुछ अपर क्लास मुसलमान जो है वो गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का अधिकार मांग रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात, पर मैं इनको दोष नहीं देता हूं। यहां पर बैठे देखिए, ये खुद सहाफी रहे, ये बहुत बड़े सहाफी इनकलाब में थे। ये बड़े आर्टिकल लिखते थे कि वक्फ का रिफॉर्म होना चाहिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट की जो भी पैरवियां थी उसको ये कोट करते थे। अंसार रजा भी समाज में घूमते फिरते और साजिद रशीदी जी का भी एक्टिव एकदम नेचर है। मैं इनको नहीं मानता हूं। कांग्रेस 1990s में 2 कानून लेकर आई मौलाना साहब, 2 कानून। एक कानून लेकर आई प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह बोला कि सौरभ जी का धार्मिक अधिकार ही क्यों ना हो किसी मंदिर पर, वो कोर्ट नहीं जा सकते। और दूसरा एक्ट लेकर आई है वो वक्फ 1995 एक्ट लेकर आई है कि मुमताज जी को जो पसंद आए वहां रुमाल रख दीजिए और वो प्रॉपर्टी हमारी, फिर जाइए ट्राइब्यूनल में लड़ते रहिए कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। आपको जाकर प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है। और ट्राइब्यूनल से आपको कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। यह मानसिकता थी कांग्रेस पार्टी की, जो उसकी एंटी हिंदू सोच है, उसके चलते ये 2 कानून निकल कर आए। आखिरी बात देखिए, मैं आखिरी बात सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। मौलाना साहब बोलेंगे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ही तो सीए के ऊपर मुहर लगी, माना क्या? सुप्रीम कोर्ट से ही 3 तलाक का फैसला आया, माना क्या? सुप्रीम कोर्ट से ही 370 हटाया, सही हटाया गया, माना क्या? शाह बानू से लेकर शायरा बानू सब सुप्रीम कोर्ट के बताया, माना क्या? इन लोगों ने माना क्या? ये सवाल। इनकी सारी दलीलों के बाद तो ये कहा जाएगा कि आप जिनको ये लैंड ग्रैबर कह रहे हैं या जिनको लैंड नहीं कह रहा मैं इनको नहीं कह रहा, मैं कोट कर रहा हूं। ये इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, मैं पर्सनल नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप उनके साथ खड़े हैं क्या? किनके? जिनको इन्होंने लैंड ग्रैबर कहा, जिन्होंने कहा ये अशरफों का बोर्ड है, पासमानदाओं का नहीं। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपसे कि जो चीज़ें इन्होंने दलीलें गिनवाई हैं, और जैसा कि कल मोदी साहब ने दाऊदी बोहरा समाज के लोगों के सामने बैठ करके, मुझे कल मोदी साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी। मैं सलाम करता हूं मोदी साहब को, कितनी फिक्र है उन्हें 11 साल से मुसलमानों की, मानना पड़ेगा साहब। मैं सलाम करता हूं मोदी साहब को। उन्होंने कल कहा कि मैं 5 साल से आपके बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में सोच रहा हूं, जो जो आपने कहा वो हमने इसमें सब डाला, मेंशन किया। घंटों बहस चली पार्लियामेंट में, उसके बाद भी आपको सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का वक्त मांगना पड़ा। अरे कमाल सोचा 5 साल आपने साहब। मैं तो सलाम करता हूं मोदी साहब को। इतना 5 साल सोचने के बाद, घंटों पार्लियामेंट में बहस करने के बाद फिर ये कहना पड़ा कि 7 दिन का वक्त दे दो मुझे। बड़े कमाल की बात है साहब। दूसरा,
वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ की जो जमीनें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें खुर्द-बुर्द हो रहा है, उस पे कब्जे हैं, वो खाली होना चाहिए और वो गरीबों, यतीमों, बेवाओं जिनके लिए वाकिफ ने वक्फ की है उनके हवाले करना चाहिए, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं इन जमातों से बहुत दूर रहता हूँ ना, मेरा जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं मैं तो नाम भी नहीं लेता किसी चैनल पे, ज़रूरत नहीं मुझे। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अपने देश के साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा अगर हमारे हक में होगा हम उसे कबूल करेंगे, नहीं होगा रिव्यू पिटीशन। अभी आप इस कानून के खिलाफ क्यों हैं? नहीं, देखिए उसमें कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं है। अगर आपको कुछ करना था हमारे लिए तो सौरभ जी, ये 3 लोग दानिश्वर खड़े हैं हिंदुस्तान में, वो चीजें हम आपको दिखा देंगे जो 1 रुपया साल की लीज पर है, अरबों की जमीनें, उस पर आपने कोई कानून नहीं बनाया कि उनको जहां एक दुकान का किराया 50,000 रुपया आ रहा है वहां हमें 5 रुपया महीना मिल रहा है। तो उस पर आपको कुछ गौर करना चाहिए था। दूसरा, जो लोग कब्जा कर रहे हैं, पहले सजा का प्रावधान था, आपने वो सजा हटा दी, तो क्या किया आपने मेरे लिए? उतना तो मुझे आप बता। देखिए, भाषण देने से कुछ नहीं होता, भाषण तो हमसे अच्छा कोई नहीं दे सकता। मैं तो 15 साल से स्पीकर हूं, 2.5 3 घंटा बगैर ब्रेक के बोलता हूं, नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। आप क्या कह रहे हैं, ये कानून नरम है और सख्त होना चाहिए था? बिल्कुल, इस पे सख्त होना चाहिए था। वो कोई भी हो हिंदुस्तान का आदमी जिसने वक्फ की जमीनों पे कब्जा किया है वो उनसे खाली करवाना चाहिए। अंसार रजा साहब ने बोला कि देखिए हम तो भाषण देने में माहिर है, मैं मानता हूं इनके जुबान पर मां सरस्वती, अगर ये मानते तो मां सरस्वती बैठी है, पर हम भाषण नहीं, हम 80 करोड़ को राशन दिए तो अंसार और अजीत के बारे में एक नहीं सोचा, अंसार को भी मिला, अजीत को भी मिला। सुन लीजिए ना अंसार साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। 1 लाख लोग हज पे जाते थे, मौलाना साहब को पता है, इनका सऊदी में, और अभी पीएम जा भी रहे सऊदी, इनको सारी चीजें पता है। आज 1 लाख नहीं 2 लाख लोगों का लिमिट किया है और महरम के बिना महिलाएं जा सकती है। 70% माइनॉरिटी का ड्रॉप आउट रेट था बच्चियों का, स्कूल में टॉयलेट बनवा दिए 13 करोड़। शिल्पा और सुल्ताना दोनों के घर में 30% स्कूल का ड्रॉप आउट रेट हुआ है। और मान्यवर आप बताइए कि भरोसा नहीं है, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव दंगे दिए और आज ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ, पर भरोसा हम पर नहीं है। ठीक है, मत कीजिए भरोसा, क्योंकि हम वोट के लिए नहीं, हम वोटर को मानते हैं। वोट आए ना आए, वोटर के लिए हम काम करते हैं, बिना वोट की चिंता। बहुत सारी बातें गिनवा दी, भरोसा नहीं है उसका जवाब सर प्लीज। एक बार भी नहीं उनकी बात आई, प्लीज मुमताज जी। देखिए, अभी साजिद रशीदी साहब ने कहा सौरभ जी कि घोड़े को पट्टा लगा दिया जाता है। हाँ, बड़ी बात कही। तो वो सीधे चलता है, सबके पट्टा लगा है। अच्छा, वो तो कम से कम चलता है, उसको दिखाई देता है, लेकिन ये जो पट्टा बांध ले रहे हैं उसका क्या करोगे, जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? भाई वो घोड़ा है, कम से कम चल रहा है, आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन ये कि पट्टा बांध लेना, तो ये कुछ लोग उनमें से हैं कि जो पट्टा बांधे। जो इस कानून के साथ है, सबकी आंख में पट्टा बांधा। हाँ, मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि विष्णु शंकर जैन जैसे लोग 40,000 मस्जिदों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं कि इनको खोदना है हमें, और कहीं तो खुदाई भी शुरू कर दी है, पूरा भारत खोदने पे तुले हुए इनको नजर नहीं आ रहा है। हमारा सवाल यह है, और ये जवाब दें कि क्या चोर को जेल भेजोगे? नहीं भेजने के तैयार, पूछ लीजिए इनसे। मैं कह रहा हूं माल मालिक को मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि चोर खुद सरकार है, ये बता नहीं रहे, कह रहे मैं 5% दे, कह रहे 40-45% जमीनें सरकार के अंडर में, सरकार उस पर काबिज है। और दिल्ली में आप जाकर के देख लीजिए, डीडीए काबिज है, एमसीडी काबिज है, जाकर के आप पता लगा लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने खबरें लिखी है उसकी। और इसी तरीके से यूपी में, तमाम मुल्क में सरकारें काबिज हैं। मुमताज साहब, ये तो जांच से पता चलेगा ना, वो सरकार जांच सब है, वो जमीन सरकार की है कि वक्त की है, सुनिए, यही से साबित होगा। क्या एक मिनट, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं इसलिए थोड़ी मान लिया जाएगा, किसी को साबित करना पड़ेगा ना। नहीं, एक मिनट, ये चीजें हैं ना, मैं क्या कह रहा हूं, उसमें एक क्लॉज जो लाया गया कि जैसे ही ये कानून लागू होगा, जो सरकार, जिस पे सरकारी सरकार दावा कर देगी वो सरकार की हो जाएगी। हाँ, वक्फ बोर्ड जहां पे सरकार मुकदमा लड़ रही है, हाँ, तो वो जमीन वक्फ बोर्ड क्लेम नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट अभी यही सब तो सुन रहा है। सुप्रीम नहीं सुन रहा है, मैं, अरे भाई इसीलिए तो सुन रहा है कि गलती है, गलती ना होती तो फेंक देता सुप्रीम कोर्ट की, जाओ भागो यहां से। ठीक है भाई, सुन रहा है, इसका मतलब ये है कि गलती है, लेकिन ये बात किसी इनसे पूछ लूं पहले, जिनके आंख में पट्टा बंधा है आपने का, पहले फिर मेरा जवाब। पूछ लीजिए, मेरे पास दो मतलब ये उनके लिए था इनका बयान, वो मुसलमान खासतौर पर जो बिल के समर्थन में है, जी, वो पट्टी बांध कर चल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 60 साल जो आपकी आंख में पट्टा बंधा हुआ था उसका क्या?
और अभी भी बंधा हुआ है उसका क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी भी बंधा हुआ है। सुनिए क्यों बंधा हुआ है। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने वक्फ की जमीनों का रिपोर्ट किया और मैंने कराया। पूछो इनसे, मैंने कराया। कांग्रेस सरकार थी केंद्र में भी और दिल्ली में भी। 250 बीघा जमीन दिल्ली के अंदर, 250 बीघे जमीन कांग्रेस सरकार ने जब केंद्र में थी और दिल्ली में थी, 250 बीघे जमीन वक्फ बोर्ड की हथिया ली और ये देखते रहे खड़े हुए पट्टा बांध के। नहीं देखते रहे, ये पट्टा बांध नहीं देखते रहे, हमने लिखा बोला उस पे हुआ, लेकिन आप तो अरे सुनो मेरे भाई, सुन तो लो। जैसे आप बोलने की जरूरत जैसे आप लोगों को अब सड़कों पे निकाल रहे हैं कि उठो, अब उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी। पहले कहते थे ऐसा कांग्रेस के टाइम में? कभी कहा है? कांग्रेस की सरकार आपने कहा हो, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा हो, सरकार जमीयत उलमा ने कहा हो, किसी ने नहीं कहा। अगर कांग्रेस सरकार कब्जा कर रही है तो ये ठीक है, खुश है, कोई बात नहीं, हमारी सरकार है, करने दो, कोई बात नहीं। मैं ये कहता हूं पहले भी ये जमीन सरकार के पास थी, सरकार इसको कब्जा कर रही थी, इनको ऐतराज नहीं था। आज बीजेपी इस पर एक बिल ले आई और इस बिल में यह भी प्रावधान है कि जो लोग नाजायज काबिज हैं उनसे वो जमीन ली जाएगी या किराया लिया जाएगा आज का। ये तो प्रावधान है उसमें। नहीं है। अगर जमीन छूट जाए, जैसे ये कह रहे हैं कि चोर भी पकड़ा गया, माल भी बरामद हो गया, समझा दीजिएगा जरा। वो माल लेने के बाद वो माल सरकार के पास आ गया। पहले भी चूंकि सरकार के पास था, अब उस माल से जो रेवेन्यू होगा जब सबको बटेगा तो क्या इनको नहीं मिलेगा जो पट्टा बांधे खड़े हैं? क्या अब नहीं मिल रहा है इनको? राशन नहीं ले रहे हैं? कौन नहीं ले रहा है इनमें से राशन? एक आदमी बताओ। सारे राशन ले रहे हैं। नहीं, उन्होंने डर बता दिया ना। ये सरकार, मैं डर की ही बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा झगड़ा वक्फ का सरकार से ही है, जमीनों का। सरकार वो सारी जमीनें ले लेना चाहती है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन तमाम का फायदा मुसलमान को भी तो पहुंचता है ना, या नहीं पहुंचता? दूसरी बात, ये खड़े विद्वान लोग हैं, ये इनसे पूछो आप, साउथ में जितने मंदिर हैं उन मंदिरों का जितना पैसा सरकार के पास आता है, उससे जो योजनाएं बनती हैं, जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, क्या मुसलमान को उसका फायदा नहीं पहुंचता? अभी स्टालिन सरकार ने मंदिर का सोना गला करके मुझे जवाब देने दीजिए, फिर पहुंचता कि नहीं पहुंचता है? अरे आप तो अगर वक्फ की जमीनों से गरीब हिंदुओं को भी फायदा पहुंच जाए, गरीब सिख को भी फायदा पहुंच जाए। इनको रिप्लाई करने दीजिए, फिर मैं आ जाऊं। फिर ये दूसरी ट्रैक पे चले की बात बिल्कुल आप ही के ट्रैक पे रहूंगा। अगर सभी गरीबों को उसका फायदा पहुंच जाए, क्या बुराई है उसमें? देखिए ऐसा है सौरभ जी, हमारा मुतालबा पहले भी रहा कि आप जैसे ग्रुप प्रबंधक कमेटी को इख्तियारात आपने दे रखा है, हमें कभी काम करने दिया ही नहीं गया मुसलमानों को वक्त पे। सरकार हमेशा उस पे काबिज रही है, सरकार अपनी मर्जी के चेयरमैन बनाती रही है। वही तो पूछ रहे तब कांग्रेस की सरकार में कब निकले बाहर आप लोग? नहीं निकले, प्रोटेस्ट हुआ, सरकार चली गई। वक्फ के बारे में नहीं हुआ। अगर कांग्रेस वक्फ के बारे में नहीं हुआ भाई, वक्फ के बारे में भी हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है। क्यों नहीं हुआ आप बताइए? मुझे बता दो एक प्रोटेस्ट। एक प्रोटेस्ट बता दो आप। हमेशा प्रोटेस्ट, लेकिन एक बता दो कभी भी कि फला सन में फला जगह पे कभी भी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम जमीन ही पूरी ले लेंगे, जमीन ही पूरी ले लेंगे। और ले लिया, और ले भी लिया। बोलिए शहजाद फिर अंसारी। देखिए, मैंने ईमानदारी से इनकी पूरी बात सुनी, 123 प्रॉपर्टी, इनकी सारी दलीलें मैंने सुनी। मुमताज जी बीच में इंटरप्ट मत करना। कांग्रेस अब सुनिएगा शहजाद। अब प्लीज इंटरप्ट मत करना। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड में अपने चेयरमैन बनाकर, अपने ऑफिसर्स बनाकर जमीनों को लूटा है। ये मानने के बाद भी शक किस पर है? बीजेपी पर है। पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। जिस कांग्रेस ने केवल सौगाते दंगे, सौगाते गरीबी, सौगाते झोपड़पट्टी और सौगाते गुर्बत, उन पर पूरा भरोसा, आंख बंद करके। ये पट्टा, मैं बोल रहा हूं, ये आंखों पर नहीं, ये गले पर पट्टा है। गले पर पट्टा नहीं पहनो। मैंने तो तोड़ दिया, इसीलिए मैं तो काफिर कहलाता हूं। कांग्रेस के इकोसिस्टम में मैं काफिर हो गया हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि गले में आप काहे पट्टा डाल रहे हो? क्योंकि दोनों व्यक्ति समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनको कोई कांग्रेस की मोहताजी नहीं है। और इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक के बाद एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी इनसे पूछिए कि इस्लाम पाक जो है, हमें वैसे तो हम मानते हैं कि हमेशा से इस्लाम रहा, पर कुरान पाक जो है वो 1400 साल पहले नाजिल हुई प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 1500 साल पुराना गांव कैसे क्लेम कर लिया? 1400 साल पहले कुरान, उससे पहले तो कोई इस्लामिक लॉ नहीं था। इसका मतलब कि 1500 साल पुराना, इसको सपोर्ट किया इन लोगों ने। महाकुंभ जो हजारों वर्ष से हो रहा है, उसकी जमीन पर दावा सपोर्ट किया इन्होंने, पार्लियामेंट की जमीन पर सपोर्ट किया, यहां तक कि ताजमहल पर भी कब्जा लगा दिया। शाहजहां परेशान हो गए। शाहजहां ने बोला इस मुमताज के लिए नहीं, वो मुमताज के लिए है।
उन्होंने ये मुमताज के लिए नहीं है, कोर्ट ने मांगा इस मुमताज से कि बताओ शाहजहां ने क्या वक्त किया, तो मुमताज नहीं दिखा पाया, वो मुमताज के लिए। अच्छा, आखिरी बात है, देखिए ऐसा है, ये भी खूबसूरत आदमी है। इनसे ज्यादा संविधान के लिए जो बोलते हैं ना कर्मठ, हो ही नहीं सकता। इनके बयान सुनिए। हाफिजुल हसन इनके मंत्री है कांग्रेस के, झारखंड के। मारकाट होगी, ये संविधान फॉलो कर रहे हैं। AIMPL भी शाहीन बाग बना देंगे। हाफिज लोन बोलते हैं शाहीन बाग बनाना होगा। इमरान सोलंकी बोलते हैं सिविल वॉर होगा। इनके बहुत ही चहीते अदीब अहमद बहुत कवरेज देते हैं, हश्र दिखा देंगे। इमरान मसूद 1 घंटे में इलाज, बोटी बोटी वाले 1 घंटे में इलाज कर देंगे। बापी हल्दर आंखें निकाल देंगे। अब बताइए इनमें से कौन सा बयान संविधान बताइएगा कि हम जिहादी भी हैं, अंदर वोट हम पाकिस्तानी भी हैं, हम गद्दार भी हैं, हम आतंकवादी भी हैं। आप कहते हो पार्लियामेंट के अंदर एक चुने हुए, नहीं नहीं, एक चुने हुए संसद को, सुनिए, एक चुने हुए सांसद इनके, वो उन्होंने पार्लियामेंट में ये झारखंड के मंत्री ने बोला कि नहीं बोला, हाफिजुल हसन ने मारकाट बच जाएगी। अंसार साहब, ये बयान ये ठीक कोट कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सब टीवी पर चला है। मारकाट मच जाएगी, कुरान पहले संविधान बाद में। ये ऑल इंडिया मुस्लिम आपके सवाल से पहले एक बात बता दूं, बोलिए। ये बातें जो शहजाद भाई ने बोली हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बातें 13-14 साल से ये बोल रहे हैं, तो कब तक इस तरह से बात वक्फी हो रही, किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला, हम उधर नहीं जाना चाह रहे। देखिए, ये बातें जज्बाती कोई भी भड़का करके, उसने ये बोला क्या योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं बोला था कि कब्र में से लड़की को बुला करके बलात्कार करेंगे, उसमें क्यों बात नहीं करते? ऑल इंडिया, सुनिए मेरी बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सचिव कह रहा है जयपुर में कि तुमसे कैसे इंतकाम लिया जाएगा तुमको इल्म भी नहीं है, मर भी सकते हैं तो मार भी सकते हैं। ये वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का सचिव कह रहा है जो लीडर बनी हुई है सारी इसकी, देखिए ऑपोजिशन। मैं एक बात आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। वो क्या कहता है क्या नहीं कहता, उसकी दुकान कैसे चलती है वो समझे, हम उधर जाने नहीं। मैंने कहा मैं इन लोगों का नाम भी नहीं लेता, ना मुझे इनसे कोई लेना देना है। मैं आजाद हिंदुस्तान में रहता हूं, अपनी बात करने के लिए आता हूं, जिसको सुनना हो सुने, नहीं सुनना हो ना सुने। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, दुनिया भर की बातें इन्होंने गिनवा दी, क्या ये नहीं कहा गया है इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को देख करके कि कब्र में से उठा करके बलात्कार करो, उस पर क्यों कोर्ट नहीं करते हो? हम उधर नहीं जाना चाह रहे, लेकिन हम बात वक्फ ही कर रहे हैं। एक मजे की बात आपको बता दूं, आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है, मुझे पता नहीं आप हंसेंगे नहीं हंसेंगे मेरी बात पे, लेकिन एक राज की बात टीवी में बताता हूं मैं आपको। राज कोई बता सकता है? ये राज की बात ये है कि ये बिल लाया गया है सिर्फ अंबानी का बंबई वाला मकान बचाने। इस पे तो मुझे बोलने का अवसर दीजिए। एक सेकंड, भाई ये और ओवैसी एक हो गए, ओवैसी ने भी यही बोला, यही बोला ओवैसी। अरे भाई माफी चाहता हूँ, ओवैसी से मुझे मत जोड़ो, यही बोला। लेकिन मैं, अरे सर मैं तो 7-8 दिन से बोल रहा हूं। आपने अंबानी कह दिया, आपने अंबानी कह दिया, उन्होंने कहा मुकेश भाई को बचाने के लिए। ठीक है, वो उनके रिश्तेदार हैं, मेरा नहीं। जवाब दूंगा। एक मिनट, मेरा कोई नहीं, वो क्यों कह रहा हूं? परसों अभी कोर्ट ने एक बात कही है कि 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी, इससे पहले के कागज हम कहां से लेकर के आएंगे? जब हम अंबानी की बिल्डिंग के ताल्लुक से कोर्ट में जाएंगे तो भाजपा के सारे प्रवक्ता खड़े होंगे, नहीं कागज दिखाओ, हम कहां से लेके आएंगे? वो तो यतीम खाने का, आगा खानियों की जमीन है, वो तो यतीम खाने की जमीन है, वो तो उस पर तो आज भी कोर्ट चल रहा है। बेचारा अंबानी, उसका एक घर छिन जाएगा, वो कहाँ रहेगा दुनिया में? देखो कहाँ जाएगा वो अंबानी? गरीब आदमी बेचारा, एक मकान बचाने के लिए सरकार लग गई। सौरभ जी इसका सौरभ जी इसका मेरी तरह 2 सौरभ जी इसका बेचारा कह दिया। अंसार रजा के पॉइंट पे, अंसार रजा साहब के पॉइंट पे मैं स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं। अंसार रजा के पॉइंट पे स्पेसिफिक, मैं सिर्फ 2 मिनट कंप्लीट करने दीजिए मुझे। अंसार भाई, मुझे कहीं जाना है, अब सुन के शहजाद जी प्लीज, दूसरा 40 सेकंड्स कंप्लीट कर लेंगे, आप बोलिए। मैं अपने देश के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कौन क्या आपको भड़का रहा है, कौन क्या भड़काऊ तकरीर कर रहा है, आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, किसके कहने पे आपको रोड पे उतरना है, इस पे ताली उतरना है, आपको सोचना है। कोई जरूरत नहीं जब तक पूरी चीज को स्टैंड क्या है समझ ना लें। इनका तो स्टैंड ही पता नहीं चल रहा है भाई। अंसार भाई को किनका, ये इधर है या उधर है यही पता नहीं चल रहा है भाई। बस अब ऐसे है अपन तो। अरे एक जगह तो बताओ अपने, कहाँ खड़े हो आप? हम आप खड़े कहाँ हो? कि वक्फ के साथ गलत हो रहा है, आप उनको भी नहीं मानते, आप इनको भी नहीं मानते। देखो मुझे उनको भी नहीं मान रहे और हमको भी नहीं मान रहे। बोलिए बोलिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए मैं अंसार साहब से कहूंगा 1 मिनट से रुक जाए, मेरी पूरी बात सुन के चलिए। जी, इरशाद। केवल 1 मिनट। जी।
जिस जमीन की इन्होंने बात की वो अच्छा आपने कोट किया है, वो आगा खानियों की जमीन थी। मैं आगा खानी हूं, हमारा पूरा तो कब्जा क्यों नहीं किया आपने? सुनिए तो आपने कब्जा सर, क्यों नहीं मैंने किया? आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, आपने कब्जा आप क्यों बोल नहीं किया? दीजिए, आपको जितना बोलना है फिर मैं बोलता हूँ। बोलिए। मैं आपको पूरा सम्मान देना चाहता हूँ। देखिए, आगा खानियों की वो यतीम खाने की जमीन कांग्रेस की सरकार के समय पर कांग्रेस के अपॉइंटेड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स ने औने पौने दाम पे बेच दी, जो अलाउड नहीं था, और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं 22 हुई। करोड़ आज में उस बिकी पर है वो। कार्रवाई हो सकती है। अब इसके खिलाफ है, आगा खानियों ने इसलिए समर्थन किया है, पासवान ने इसलिए समर्थन किया है, बोरा ने इसलिए समर्थन किया। 10 होगी सेकंड, ना? 10 खत्म हो गई बात। सर 10 सेकंड, मैं सलाम आपको। 10 सेकंड, 10 बहुत सेकंड, बढ़िया। 10 सेकंड। और सौरभ जी 10 सौरभ जी। सेकंड, सौरभ जी 10 सेकंड, एक लास्ट जुमला। सौरभ जी ये बोल रहे हैं, हमें पूछा जाएगा फलाने मस्जिद का कागज तो दिखाओ, ये 500 साल पुरानी मस्जिद का कागज तो दिखाओ। राम मंदिर में मंदिर का आप लोग कागज मांग रहे थे, भाई, हमने नहीं मांगा। गौशाला का कागज भाई, मांग हमने नहीं रहे मांगा। थे, मथुरा का कागज मांग रहे थे, वो किस था? अब कागज हमने नहीं मांगा गलत सर। बात है। हमने नहीं मांगा, ये ऐसा जज्बाती कुछ नहीं बातें है। मत करो आप। बोलिए, हमने राम नहीं जी का मांगा, डॉक्यूमेंट नहीं, दिखाओ। नहीं, उससे भाई, बच- भाई, तुम हमने नहीं मांगा। मस्जिद तोड़ दोगे? नहीं, कौन हमने तोड़ा? तोड़ दिया। कहाँ तोड़ा? बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। बाबरी किस मस्जिद लॉ के तहत तोड़ा गया? बताइए, हमने नहीं, किस तोड़ा, लॉ के मैंने तहत तोड़ा। तोड़ा गया बताइए। शहजाद भाई जी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी मोदी जी की कि अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल हुआ रहता तो आज मुसलमान पंक्चर नहीं बना रहे होते। लेकिन वो शहजाद भाई 15 लाख आ गए होते तो आज स्टार्टअप का वो हो जाता, मैं इसका जवाब एक देता हूं। बैकअप मिल जाता शहजाद मैं भाई। इसका जवाब देता हूं। जी। मैं इसका जवाब देता हूं। मान्यवर, आपको पता नहीं है कि इस देश के गरीब जो है, सुनिए ना, 35 लाख करोड़ जब जो डीबीटी से हम लोगों ने ट्रांसफर किया, उसका आंकड़ा जोड़ लीजिए, 35 लाख करोड़ रुपए बचे हैं इस देश के। अब गुना कर दीजिए कि कितना आपने डिवाइड कर लीजिए 150 करोड़ और से, मैं कितना बता आपके देता हूं, खाते में सुनिए, बचा है। जब फिर सरकार एक घर बनी बना थी आपका तो गरीबों का, 65 वो कितना लाख बना है वो करोड़ बता था। दीजिए। फिर आप आज बता दीजिए कि जब एक टॉयलेट बना तो कितनी 2,56,000 सेविंग हुई हेल्थ कर्जा हो का। गया। सर आप काहे बीच में बोल रहे हो? 256 लाख करोड़ कर्ज हो गया है। एक सेकंड, ये भी बताओ एक ना सेकंड, एक सेकंड, कि एक कर्ज सेकंड। में डूब सौरभ गया जी, पूरा मैं देश। देखिए, सौरभ जी, कर्ज में डूब गया पूरा सौरभ जी, देश। मैं थोड़ा आंकड़ा तो दे दें। हाँ बोलिए। सौरभ जी, मैं किसी के इस पूरी डिबेट में देखिए हमने किसी के बीच में नहीं बोला। मुमताज जी अभी आप ही क्योंकि बोल रहे हैं, सुनिए, बताइए। मुमताज जी क्योंकि आप यार मुझे मार बोल रहे हैं ना, मुमताज जी को प्रॉब्लम है। मैं बता रहा सुन तो हूं। लो, सुन तो लो। इस बिल से मुमताज जी को प्रॉब्लम है। इस एक्ट में कितने प्रावधान है वो बताओ। नहीं प्रावधान से इस क्या- एक्ट में कितने प्रावधान है? नहीं, पढ़ा नहीं, है कि नहीं वो तो नहीं, बताओ पहले। नहीं पढ़ा हम भी नहीं सारे- है। नहीं सारे पढ़ा भी प्रावधान नहीं है। एक मिनट पढ़ा भी नहीं। मैं तो नोट बता किया रहा गया, हूं पढ़ा भी कि नहीं नहीं है। मैं तो सिर्फ बता आकर चिल्लाना है, सुनिए पट्टी की सुनिए बात करें। आप पट्टा किसने आप लगाया? बताइए, आप भड़काइए नहीं, गुमराह न कीजिए। आप बता दो नहीं कितने नहीं प्रावधान अरे हैं? प्रावधान छोड़िए, मैं वक्फ बाय यूजर, एक मिनट, अरे हंसिए नहीं, वक्फ बाय यूजर मैं प्रावधान सारे छोड़िए। प्रावधान बता दूंगा, एक मिनट, सारे प्रावधान पकड़े? बता प्रावधान दूंगा, छोड़े, लेकिन क्या पकड़े? वक्फ बाय यूजर आप बताइए क्या है। ये लिमिटेशन एक्ट जो अच्छा, बताया वो क्या है? एक मिनट बता आप देता हूं। बताइए, एक मिनट रुक जाइए। वक्फ बाय यूजर को हमने प्रोटेक्ट किया है। 5 साल मुस्लिम हमने प्रैक्टिसिंग प्रोटेक्ट मुस्लिम किया है, पहली वो बार क्या है? recognize किया आप है। गुमराह न कीजिए। अरे राशिद साहब, लेकिन इस बीच में जो बयान आते हैं, अब जहां इतनी बात हो गई, भरोसा नहीं है सरकार पर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी हजार प्रॉपर्टी वक्त में है, हम एक कमेटी बना करके सबकी जांच करेंगे। अब ये लोग कहेंगे कि हम इसी बात से तो डर रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि सरकार हमारी जमीन खाना चाहती है। नहीं, देखिए, मैं बहुत बेबाकी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। बयान बहादुर इधर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ कुछ मुसलमानों का मन होता है कि भाई चलो पार्टी को आजमा कर देखें, तो कुछ बयान बहादुर सामने आ जाते हैं, वो इस तरह के बयान दे देते हैं, मुसलमान फिर टटक जाता है, नहीं अभी देखो यार क्या होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने रैलियों में अक्सर देखा होगा, जब रैली ख़त्म होती है तो रिपोर्टर पहुँचते हैं लोगों के पास, हाँ भाई क्यों आए थे, कुछ पता है? तो कहना मुझे नहीं तो पता, वो पता क्या कहते हैं, यार हमें तो यही पता नहीं, यही नहीं हुआ पता क्या कि क्यों आए। है। ये भीड़ जो है ना, जिनको यही पता नहीं सीट कहाँ है हमारी हमारी सीट कहाँ है, प्रावधान पढ़ के नहीं है। इनको सच में पता नहीं है हमें किस पे एतराज करना क्या आप है। अंसार जी के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं जनरल इनको के- कह रहा हूँ, भीड़ को। अच्छा, इनको मैं भीड़ को कह रहा हूँ, एक तो आपने इधर ही लगा रखे मैं भीड़ को। नहीं, इन्होंने बीच तो में मुझे पूछा- लगता अरे उधर तो मोदी जी भी इन्होंने है। पूछा था ना कि मुझे अंसार लगता साहब, मुझसे कह रहे हैं। अंसार साहब तो किधर है, ये जितने तो पता चले। देखिए, अरे भाई, सौरभ भाई, सौरभ भाई, उधर की ना बात सौरभ भाई, कर। ये जितने बता लोग- कि वक्फ जो है वो मुसलमानों देखिए- को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे लूटा अरे किसने मुमताज वो भाई, बता? नहीं, लूटा सुनो। किसने वो नहीं, नहीं, बता? इधर उधर मैं की बात बात पूरी गुमराह कर लूं मत अपनी। करो, हाँ, बोलिए। गुमराह मत करो, सब जानते हैं। जितने लोग चैनल पे वक्फ बिल की मुखालफत में आ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं
उन्होंने वक्फ बिल को पढ़ा भी नहीं। और हिमायत वाले पढ़े हुए बैठे हैं। हाँ बड़े हुए मेरे पास हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। नहीं सब कहो तो आपको भेज हमारे दूं। पास दिखाऊंगा। कहो तो अंसार आपको साहब, भेज दूं। एक मिनट आप ढूंढ लीजिए, तब तक ये बोलेंगे। कहो तो आपको भेज दूं। इसलिए कोई भी बात तैयारी के साथ होनी चाहिए। एक सवाल मुझे भी तो पूछने का अवसर दीजिए। एक बार अंसार अच्छा बोलिए आप। यार शहजाद भाई, जब से डिबेट शुरू हुई है आप ही सवाल पूछ रहे, जवाब देते नहीं किसी लेकिन आप हैं कहाँ ये जरूर बताना। मैं बता अंसार रजा बोले प्लीज। अब देखिए, शहजाद भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही। असल में शहजाद भाई क्या है, देखो जब से ये कांग्रेस से इस तरफ आए हैं इन्होंने पढ़ना लिखना बहुत शुरू किया, तो इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेसी नहीं अच्छी पढ़ते चीज़। लिखते। हाँ, वो नहीं पढ़ते। आज एक बात इन्होंने कही और मैं आपकी पब्लिक से जवाब चाहता हूं। इन्होंने कहा कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। यही जुमला कहा, चाहे आप रिपीट करा करके देख लीजिए। यही कहा ना इन्होंने कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। क्यों दे रहे हो, इसका जवाब न इनके पास है न मोदी, एक मिनट, न मोदी जी के पास है। इसलिए नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में 11 साल में बेरोजगारी नहीं बढ़ी तो आप राशन क्यों दे रहे हो, क्या वजह है? एक वाक्य। इसका मतलब है कि लोगों के पास राशन तो पहले भी मिलता था। काम धंधा नहीं है। अरे राशन तो कांग्रेस के टाइम में भी पहले मिलता था। दूसरे हिसाब से मिलता था, अब दूसरे हिसाब से मिल रहा है। रशीदी साहब का सवाल यह है कि मैं किस तरफ हूं। मैं बता देता हूं भाई, ना मैं कांग्रेस की तरफ हूं ना भाजपा की तरफ हूं, मैं अपने देश की तरफ हूं, अपनी कौम की तरफ हूं। और इस बिल से हमें एतराज है कि गलत लाया गया है। ये वक्फ कब्जाओ अमेंडमेंट बिल है। ये एक नया लफ्ज दे रहा हूं, वक्फ कब्जाओ अमेंडमेंट बिल। कब्जाओ अमेंडमेंट बिल है। अब 10 सेकंड, अब 10 सेकंड। अब जैसे मैंने सुना, पेशेंस से इनको जल्दी करिएगा। हाँ पेशेंस से, एकदम पेशेंस से। अब जल्दबाजी में क्यों रहते हैं भाई? सुनिए, अब सुनिए यार, हमारे पास काम है, तुम्हारे पास भाजपा वाले को कोई काम नहीं ऐसा है। है, हमारे पास तो काम है ना भाई। ऐसा है मौलाना साहब, अंसार रजा साहब, मुझे पता है कि वोट बैंक की कई लोगों की दुकान बंद हो रही है तो वो बेरोजगार हो सकते हैं, परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी का इतना मुद्दा बड़ा है तो इनकी जो जमात है उन्होंने एक बार भी आंदोलन बेरोजगारी पर किया और 26,000 नौकरियां बंगाल में छिन गई, वहां पर वक्त पर जलाया जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है। मजाल है इन लोगों ने एक शब्द बोला ममता बनर्जी के खिलाफ। 10 सेकंड और सुन लीजिए। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन्होंने अच्छी बात की, अंसार रजा जैसे बंद घड़ी 2 टाइम सही समय बताती है, वैसे बंद घड़ी की तरह एक बार अच्छी बात की। उनको पूछिए, इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसको मान लेंगे, हम नियत पर शक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर फैसला भरोसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून बनाने बोला, समर्थन करते हैं? एक मिनट जवाब दो, जवाब दो। आप ये बताइए, 3 तलाक का जो फैसला आया उसके बाद क्या हुआ? किसी ने कोई ऑब्जेक्शन के आगे फैसला आया? राम मंदिर का फैसला एक्सेप्ट किया ना? क्या नहीं किया? क्या बोले जा रहे हैं? कितना महिलाओं को दिमाग नहीं है, ये तक बोला गया। कौन को लपेट देंगे? कानून आ गया, देख कानून आ गया, उसके बाद कौन धरना प्रदर्शन? एक सेकंड सर, ऐसा मत बहकाओ सर, 1 सेकंड 370 का आया, हमने देश के हक में कबूल किया, हमारा क्या लेना देना है? लेकिन कश्मीर हमारा है, हमने एक्सेप्ट किया। आवाज ऊंची करनी है, तर्क ऊंचे करने हैं आपको। तर्क ऊंचे नहीं किया, आप गलत बयानी का भड़काते हैं आप लोगों को। नहीं बताइए ना, वो तो कह रहे हैं हमने माना। अरे मैं कैसे बोलूं, बीच में बोलते रहेंगे भाई। मैं नहीं बोल रहा भाई, बोलो। पैनलिस्ट है, पेजर है, फटे जा रहे हैं बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है। ये लेबनान का पेजर है या पैनलिस्ट है? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। ये है भाजपा के संस्कारी। मैंने कहा, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। शहजाद फटे जा रहे, सुनिए 15 सेकंड में प्लीज बात कीजिए, पेजर जो है अमेरिका का। केवल 15 सेकंड। सुनिए ना, सुनिए तो मैं बोल रहा हूं कि 3 तलाक का कानून जब आया तो पहला स्टेटमेंट AIMPLB का आया, वी आर गोइंग इन फॉर द चैलेंज, और उसमें लिखा कि महिलाओं को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये लिखा है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। ओवैसी ने विरोध किया, बोला मुसलमान मर्दों को जेल में भेज देंगे। ये कांग्रेस ने विरोध किया है। पूछिए यूसीसी के समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, और संविधान में यूसीसी के समर्थन में, बोलिए यूसीसी के समर्थन में। ये तो अंबेडकर जी देकर गए हमको। पूछिए यूसीसी के समर्थन में उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद जवाब नहीं होता है, तो ये गलत मुद्दे उखाड़ दे। ये वो जब कुछ नहीं होता है तो औरंगजेब की कमर खोदना शुरू कर देते हैं। वो स्टेट का इशू नहीं है। जैसे प्रश्न था कि जैसे कि हम लोग वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन पे दावा कर दिया, अब उस मामले को लेकर न्यायालय में नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते उसके अनुसार, तो ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं है? नहीं, देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया, और यही कन्फ्यूज़न जो है दूर होना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ट्रिब्यूनल भी एक संविधान के तहत बनाई गई अदालत है, और अगर वहाँ पर भी आप कामयाब नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, और कई ऐसे मामलात हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, देखिए बाबरी मस्जिद का मुकदमा कहाँ चला? सुप्रीम कोर्ट में चला, वक्फ की लैंड थी। 123 प्रॉपर्टी दिल्ली में है, उसका मुकदमा कोई ट्रिब्यूनल में नहीं चल रहा है, उसका मुकदमा आप देखिए हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसलिए ये कहना
कि ट्रिब्यूनल में जा करके और सब फिनिश हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। उसमें मौके हैं और मुकदमे ऊपर तक आप कह रहे हैं ये गलत आरोप है, वो कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। एक वाक्य, एक तो क्योंकि इनको पता होना चाहिए, हो सकता है पढ़ा नहीं होगा, 1995 के एक्ट में सेक्शन 6 में लिखा है ट्राइब्यूनल डिसीजन फाइनल। पीआईएल में जा सकते हैं, पर पीआईएल का दायरा बहुत लिमिटेड होता है। जो सिविल सूट होता है, 10 सेकंड और मैं आपको बात कंप्लीट कर लेता हूं। दूसरी बात यह है, मान लीजिए कि एक मंदिर है बाहर, अपने स्टूडियो के बाहर, मंदिर का और सौरभ जी के लैंड का डिस्प्यूट हुआ, कहां जाएंगे सौरभ जी? सिविल कोर्ट। आपके लिए स्पेशल क्यों होना चाहिए ट्राइब्यूनल जाने का? ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल, और आप ही बताइए एक जमीन आपकी है कि नहीं है? देश में 35 ट्राइब्यूनल बने हुए हैं। नहीं, ट्राइब्यूनल इसलिए बनते हैं, हिंदुओं का ट्राइब्यूनल है, आप चिल्लाने लगते हो। मसला ये है कि आप आराम से जवाब नहीं देते हो। बात ये है कि ट्रिब्यूनल सिर्फ एक नहीं है, 35 ट्रिब्यूनल है, किसका? और वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मसले आसानी से हल हो सके। और चूंकि वो वक्फ बोर्ड था, एक मिनट, दूसरी चीज एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि जमीन बस हाथ रख देते हैं, हमारी हो गई। 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की आप सुनते रहे होंगे डिबेट में, आज तक में नहीं मिली 84 से लेकर के। कैसे नहीं मिली? ये सिर्फ हमें गुमराह कर रहे हैं लोगों को, जिस पे हाथ रख देंगे हमारा, जिस पे कितनी जमीनें हमने आपने दे दी है, जनरल सेक्रेटरी AIMPLB के जनरल सेक्रेटरी के ऊपर कब्जा करने का आरोप लगा हुआ है। नहीं, राजस्थान का मंत्री बोल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं सौरभ जी, एक चीज सुन लीजिए सौरभ जी, मैं ये कहता हूं उसके लिए ये इतना ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। हमारे पास कानून मौजूद हैं, उससे छुड़वाई जा सकती थी जमीन। कितनी छुड़वाई? लेकिन क्यों नहीं छुड़वाई? कितनी छुड़वाई? आप तो 11 साल से हो, आपके पास सेंट्रल वक्फ काउंसिल था, आप एक भी चोर को जेल में जाओ। आप यूपी में आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? देखिए, आप खुद चूंकि जमीन दबाए बैठे हो, इधर वाले हो या इधर वाले हो, एक बात पर आप सब लोग आम राय हैं कि वक्फ की जमीनों की लूटपाट हुई। एक वाक्य सब मान रहे हैं, हम तो हमने खुद ही कहा। अरे मुमताज भाई, एक लेकिन ये देने के लिए कुछ नहीं कर रहे। एक वाक्य केवल, इन्होंने बोला ट्राइब्यूनल 35 है, धर्म के आधार पर ईसाइयों का ट्राइब्यूनल दिखाओ, धर्म के आधार पर सिखों का बताओ, हिंदुओं के पास ट्राइब्यूनल है, बाकी सारे लोग कोर्ट जाए और मुस्लिम स्पेशल राइट पाएगा। ये संविधान है आपका, और ऐसे संविधान की कॉपी लेकर भागेंगे, ये कैसे होगा? तो असंवैधानिक था वो ना, असंवैधानिक था, पूरा असंवैधानिक था। आर्टिकल 26 के साथ छेड़छाड़ की गई, 29 और 30 के साथ छेड़छाड़ की गई, और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताइए, तो ये बता नहीं सके कि हम तैयारी करेंगे, एक हफ्ते के वक्त इसलिए मांगा क्योंकि जब बना रहे थे तब इनको समझ में नहीं आया। तब नहीं, कानून पे स्टे लगा है। बिल्कुल, क्या बात करे जा रहे? बोलिए कानून पे स्टे लगा है, बोलिए कानून पे स्टे लगा कि नहीं लगा? बोलिए कानून पे स्टे है कि नहीं जानते? यथास्थिति का मतलब क्या है, समझा दीजिए। नहीं, यथास्थिति का मतलब क्या होता है, ऑर्डर में ये शब्द, यथास्थिति का मतलब क्या होता है? शब्द है ऑर्डर में। सीए की आप आज पैरवी करते हैं, सीए को तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक बताया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो लाओ ना, एक मिनट, क्या सीए ये ले आए? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आज तक सीए पर कोई एजेंडा, कोई मंसूबा, कोई दस्तावेज लेके आए? बहस कराए? नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे क्योंकि खुद बच जाएंगे। बीजेपी ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को ही जिम्मेदारी दी है, भाई तुम जाकर के समझाओ मुसलमानों को कि वक्फ तुम्हारे भले की चीज है। कुछ हासिल होगा इससे? मेहनत है, कोशिश है, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। बाकी ये है कि देखिए, सरकार को भी इस पर पहले मेहनत करनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत जल्दी में बिल लाया गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकार अगर पहले ही विश्वास में ले लेती, मुसलमान आज बीजेपी के पास आना चाहता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार को भी समझना पड़ेगा कि हम मुसलमान को कैसे लें और कब लें, क्यों लें, ये समझना पड़ेगा। अगर लंबी राजनीति करनी है तो मुसलमानों को साथ लेना पड़ेगा। अब वो दिन कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये वक्फ का मामला जरूर अभी कई दिन चलने वाला है। केवल एक वाक्य, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। केवल एक वाक्य, साजिद रशीदी साहब मुझसे भी ज्यादा जानते हैं कि ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रहमान खान की 2008 की रिपोर्ट, तब से चर्चा चल रही है, और 111 घंटे बैठकें और 27 घंटे पार्लियामेंट में चर्चा करी। अब ये मुमताज 100 साल से नजर है यार। अरे हम दोनों के बीच में आपका क्या काम है? अरे काम क्यों नहीं है भाई, हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? सब हिंदुस्तानी है, सुप्रीम कोर्ट शांति से निपट जाएगा। पट्टी खोल ली तब। मुमताज रिजवी जी, शहजाद पूनावाला, साजिद असीरी साहब, बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए हमारे। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश इस वक्फ के जमीले पर। फिलहाल इतना ही।